हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। ये हमारा सेट नंबर तीसरा है और आज का जो टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, बीएमआई, बॉडी मॉस्क इंडेक्स, मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अति महत्वपूर्ण बिंदु होंगे आपकी सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स, यूपीसीएचओ, एमपीसीएचओ, एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स, राम मनोहर लोहिया पीजीआई नर्सिंग, एम्स नर्सिंग, राजस्थान सीएचओ, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, त्रिपुरा स्टाफ नर्स, एमपीएनएचएम, यूपीएनएचएम स्टाफ नर्स की सभी परीक्षाओं के लिए, यूपी ट्रिपल एससी, एएनएम एग्जाम्स के लिए, और जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, क्यों में सभी टॉपिक जितने भी यहाँ पर लिए गए हैं सभी टॉपिक इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी सभी नर्सिंग परीक्षाओं में। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी एड या बॉडी मास इंडेक्स एक अलग से टॉपिक लिया गया है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। चलिए अच्छा, क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आंसर आए तो अपने आंसर आप बताते हुए चलेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको इसी में सारी क्लासेज आपको दी जाएंगी। अब डेली आपको क्लासेज इस चैनल पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन डीएसएसबी, ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम्स, नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम के एग्जाम्स में, एम्स पीजीआई में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। ऊपरी और निचले दोनों अंगों के पश्चाघात को जाना जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन द पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज इज नोन एज, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऊपरी और निचले दोनों अंगों के, ऊपर वाले दोनों हाथ, नीचे वाले दोनों पैर, ठीक है, ऊपर अपर और या लोअर दोनों, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में अगर पैरालिसिस हो जाता है अपर एंड लोअर तो इसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं आप लोग? अपने अपने आंसर बताते हुए चलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्वाड्रीप्लेजिया होगा। क्या होगा? क्वाड्रीप्लेजिया इसका राइट आंसर होगा। क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब होता है कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर, ठीक है, या चार पार्ट, आपके बॉडी के चार पार्ट आपके प्रभावित होते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। पैरालिसिस को हम लोग हिंदी में लकवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं लकवा मार गया है, ठीक है। तो अगर चार अंग पैरालिसिस हो जाते हैं, अपर या लोअर बोथ, ठीक है, तो इसे हम क्वाड्रीप्लेजिया कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मोनोप्लेजिया, इसका मतलब होता है एक आर्गन्स में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, एक अंग में, एक अंग का अगर पैरालिसिस मार जाता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोप्लेजिया। चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नर्स को एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को एक स्ट्रोक क्लाइंट में डालना है। एक पेशेंट है उसमें डालना है और समझना है कि सम्मिलन के लिए सबसे अच्छी स्थिति है, मतलब डालने के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होगी, इनमें से पोजीशन आपको बतानी है। नर्स हैज़ टू, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए आप पहले। हाँ, नर्स हैज़ टू इंसर्ट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आ स्ट्रोक क्लाइंट एंड अंडरस्टैंड दैट बेस्ट पोजीशन फॉर द इंसर्शन इज। क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर? अगर एक नर्स को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना हो, ठीक है, वो स्ट्रोक क्लाइंट है, तो इसके लिए पोजीशन कौन सी होगी, किस पोजीशन में डालेंगे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एम्स में और डीएसएसबी स्टाफ नर्स नर्सिंग एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट और राइट आंसर है, कमीशन ने भी मार्क किया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है हाई फाउलर पोजीशन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हाई फाउलर पोजीशन के माध्यम से हम लोग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे एक स्ट्रोक, हाँ, स्ट्रोक क्लाइंट में या पेशेंट में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पढ़िए फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सीजर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक जांच उपयोगी है? बताइए भाई, क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा नंबर ये लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर। सीजर का पता लगाने के लिए, ठीक है, झटकों का पता लगाने के लिए, जिनको दौरे जैसे आते हैं, ठीक है, झटके आते हैं, उसका पता लगाने के लिए इनमें से जो टेस्ट सबसे अप्रोप्रिएट हो वो आप बताइए। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो भी आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो आप बताएंगे अपना आंसर कि क्या है आंसर। सीजर का पता लगाने के लिए झटके होता है, दौरे जैसे आते हैं, ठीक है, तो उस अगर दौरे या झटकों का पता लगाना है हमें, तो बताइए कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट होगा। और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सबसे राइट एंड बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
EEG कहा जाता है इसे, ठीक है। हाँ, क्या कहा जाता है इसे? EEG कहा जाता है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी बोला जाता है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ी हुई ICP की नैदानिक अभिव्यक्ति में शामिल है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये लिखा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज ICP इंक्लूड। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़िए और आंसर बताइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज ICP इंक्लूड। अगर किसी का भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति में ICP का मतलब है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब है कि आपके टकले के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसमें दबाव बढ़ गया है, ठीक है। आपके जो खोपड़ी में, आपके क्रेनियम में जो लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसमें दबाव बढ़ गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है बताइए भाई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाँ, इनमें से जो दिक्कत होगी ऑप्शन डी पर होगी, ठीक है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। हेडेक हो सकता है, ठीक है, हेडेक होता ही है। मेन तो यही होता है कि आपका जैसे ही आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो आपका सर दर्द करने लगता है, ठीक है। ब्लड विजन धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है। हाँ, नेक सी दिखता है आपको, एकदम धुंधला दिखाई देता है। वोमिटिंग, आपको उल्टियाँ महसूस होती हैं, उल्टियाँ होने लगती है, ठीक है। महसूस होने का मतलब आपको उल्टियाँ होने लगती है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, हेडेक, ब्लड विजन, वोमिटिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो भी पॉइंट बाय द वे आपको समझ में ना है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है। भर भर के कमेंट आप कर सकते हैं, टाइम मिलने पर जरूर रिप्लाई देते हैं हम सभी का, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। ये लिखा है शिशुओं में बढ़े हुए अंता कपालीय दबाव। जो ICP थे ना, उसी का हिंदी लिखा है अंता कपालीय दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन इन्फेंट। इन्फेंट में ICP प्रेशर के लिए कौन सा बिंदु, कौन सा पॉइंट सही नहीं है? बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि जो शिशु होते हैं, इन्फेंट का एज ग्रुप कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। हाँ, इन्फेंट का एज ग्रुप कितना होता है? शिशुओं में बढ़े हुए अंता कपालीय दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ICP इन इन्फेंट। अगर किसी भी इन्फेंट में ICP बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें एक फीचर्स नहीं देखा जाएगा, ठीक है। आपको बताना है क्या नहीं देखा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इंक्रीज्ड BP। उनका BP नहीं बढ़ता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो इन्फेंट होते हैं उनका BP नहीं बढ़ता है, ये पॉइंट नहीं देखा जाता, बाकी ऊपर के तीनों देखे जाते हैं। जब भी इन्फेंट में ICP होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो बल्जिंग फॉन्टेनल देखा जाता है। नेक्स्ट लिखा है ड्राउजीनेस देखा जाता है, वोमिटिंग देखा जाता है। आप हमें कमेंट में बताइएगा। ऑलरेडी हम दूसरे चैनल से GS इंडिया में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बल्जिंग फॉन्टेनल क्या होता है। कृपया सभी लोग ज्ञानवर्धन करें हमें और इसका पॉइंट का मतलब बताएंगे आप, ठीक है। बाकी रिप्लाई जरूर देंगे इसका, अगर आप लोग कमेंट लिखेंगे, मतलब पूछेंगे, तो हम जरूर रिप्लाई देंगे आपको कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कई बार हमने इसे बताया है आपको, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म वगैरह जब पढ़ाया है, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। कई इसमें लगभग सभी पॉइंट पढ़ा है, लेकिन फिर देखिए, किस तंत्रिका की चोट से कलाई गिर जाती है, मतलब जो रिस्ट होती है वो ड्रॉप हो जाती है। द इंजरी ऑफ विच नफ्स लीड टू। कौन से नफ्स में इंजरी आ जाती है, कौन से नफ्स में चोट आ जाती है जिसकी वजह से आपकी कलाई क्या होती है? ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। हाँ, रिस्ट आपकी ड्रॉप कर जाती है। बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। किस तंत्रिका की चोट से कलाई गिर जाती है? द इंजरी ऑफ विच नर्व्स लीड टू रिस्ट ड्रॉप। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, हाँ, किस नफ्स में अगर चोट आ जाए, रेडियल नफ्स में अगर चोट आ जाती है तो ऐसा देखा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर रेडियल नफ्स में चोट आ जाती है, जो आपकी कलाई होती है ना, डाउन हो जाती है, और रेडियल नफ्स आपकी कलाई में ही पाई जाती है, ठीक है, आपकी रिस्ट में ही पाई जाती है, जहाँ पर आप लोग घड़ी बांधते हो, घड़ी, हाँ, वॉच। 12 भी बजता है इसमें, 6 भी बजता है, और इधर 9 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, ठीक है। हाँ, जो घड़ी घड़ी बांधते हो ना,
घड़ी घड़ा, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रिस्ट ड्रॉप हो जाती है अगर आपके रेडियल में चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए। ये लिखा कार्पल टनल सिंड्रोम में शामिल है, आपको बताना है इनमें से कौन सी नस शामिल है, कौन सी तंत्रिका है जो शामिल है कार्पल टनल सिंड्रोम में। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट कीजिए भाई। इन्वॉल्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम इज, कार्पल टनल सिंड्रोम में इन्वॉल्व है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इन्वॉल्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही है जो आप दे रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मेडियन नर्व्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जब आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, तो इसमें आपकी मीडियन नर्व्स प्रभावित होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और ये जो लोग ज़्यादा टाइपिंग वगैरह करते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा काम करते हैं या उंगलियों से ज़्यादा काम लेते हैं जिसमें मीडियम नर्व्स का काम होता है या फंक्शन होता है, तो उसकी वजह से ये प्रभावित होती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गई होंगी बातें आपको, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 8, पढ़िए भाई। एक वयस्क व्यक्ति के आदर्श वजन की गणना निम्न के आधार पर की जाती है। द आइडियल वेट फॉर एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखिए एनसीएल नर्सिंग स्टाफ में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइएगा राइट आंसर। लगभग पूछे गए तो सभी प्रश्न लिए गए हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है, ठीक है। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। एक वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, कि आदर्श वजन की गणना किसके आधार पर करेंगे, उसका वेट की गणना किसके आधार पर करेंगे, बताइए भाई राइट आंसर। एक वयस्क व्यक्ति के आदर्श वजन की गणना निम्नलिखित में से के आधार पर की जाती है, किसके आधार पर करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो ऑप्शन बी, हाइट के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हाइट के आधार पर करते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के आदर्श वजन की अगर बात की जाए तो उसके हाइट के आधार पर हम उसका वेट देखते हैं कि हाइट, अगर आपकी हाइट इतनी है तो वजन आपका इतना होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। जितनी हाइट होती है और हाइट और वेट का रेशियो एक देखा जाता है कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, फिर आंसर बताइए। पैराथायराइड हार्मोन का स्त्राव किसके द्वारा उत्तेजित होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है। सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स इज स्टिमुलेटेड बाय, किसके द्वारा ये स्टिमुलेटेड होता है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर, बताते रहिए अपने अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो सकता है, पैराथायराइड हार्मोन का स्राव किसके द्वारा उत्तेजित होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, हाइपोकैल्सीमिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर हाइपोकैल्सीमिया होता है तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेटेड होने लगता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है कि लो कैल्शियम, क्या होगा इसका मतलब, लो कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा का कम होना। सीए को कैल्शियम कहा जाता है, ठीक है, हाँ, कैल्शियम की मात्रा का कम होना। कभी कभी तीर लगा के समझाया जाता है, तो हाइपोकैल्सीमिया को ऐसे दिखाया जाता है तीर के माध्यम से। सीए लिख दिया, इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, जो तीर जा रही ना धरती में, हाँ, ये जो तीर जा रही नीचे की तरफ, तो इस तीर का मतलब है कि इसकी मात्रा डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब है लो हुई है, कम हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बीएमआई 30 से अधिक माना जाता है। बीएमआई ग्रेटर देन 30 इज कंसीडर एज, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए भाई। बीएमआई 30 से अधिक माना जाता है, बीएमआई ग्रेटर देन 30 इज कंसीडर एज, बीएमआई 30 से अधिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का, हाँ, बताइएगा राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का। बीएमआई ग्रेटर देन 30 इज कंसीडर एज, बीएमआई 30 से अधिक माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, हाँ, ओबीज। अगर बीएमआई किसी भी व्यक्ति का 30 से ज़्यादा होता है तो उसे मोटा कहा जाता है, समझे, मोटू या मोटा कहा जाता है, ठीक है, हाँ, मोटू कहा जाता है या मोटा कहा जाता है। समझ में आई बात आपको। बीएमआई 30 से अगर ज़्यादा पाया जाता है किसी का, ठीक है, इसी ओबीज पढ़ते हैं और इसी को मोटापा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोटापा या मोटा कहा जाता है, ठीक है, मोटापा या मोटा।
समझ में आई बात। BMI अगर 30 से ज़्यादा है, ये जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत भयंकर तरीके से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 11, और ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है? इनमें से कौन है जो एंटीबॉडीज को उत्पादित करता है? एंटीबॉडीज, बताइए भाई, इनमें से कौन है जो एंटीबॉडीज को उत्पादित करता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। और कमेंट बॉक्स में आप हमें इतना बताओ कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ किसे कहा जाता है, इतना आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए, जब भी आप नीचे कमेंट करते हैं तो इससे आपकी एक लालसा बढ़ती है, पढ़ने के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और आपको नॉलेज भी होता है, आपको नॉलेज भी होता है कि हाँ यार, इस शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे टीचर ने पूछा था, ठीक है, कि एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का मीनिंग क्या होता है, नीचे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे ये बात। ठीक है, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 11 नंबर पढ़ लीजिए, पहले बताइए इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करता है? एंटीबॉडीज़ का उत्पादन कौन करता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है बी लिम्फोसाइट होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है बी लिम्फोसाइट, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करता है? तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करता है। समझ में आई बात? हाँ, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बी लिम्फोसाइट। आप लोग टी लिम्फोसाइट मत करके आना, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ऐसे करके लिखा जाता है बी सेल्स, ध्यान दो हमारी बातों पर, ठीक है। हाँ, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट को टी सेल्स लिखते हैं, बी लिम्फोसाइट को बी सेल्स लिखते हैं, तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है, हिम्मत के साथ आपको आंसर बताना है, बी सेल्स हो या बी लिम्फोसाइट हो, बात वही है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों का भी ज्ञानवर्धन होगा जो लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, लिखा है द बी लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूसेड एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, तो ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। डेट आर यूज टू अटैक इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरसेज एंड टॉक्सिन। ये यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, डेट आर यूज टू अटैक, और डेट आर यूज टू अटैक इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरसेज एंड टॉक्सिन। ठीक है, ये इनसे आपकी रक्षा भी करती हैं। ठीक है, ये इनसे आपकी रक्षा भी करते हैं। बी लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूसेज, और इसी को बी सेल्स कहा जाता है, इसी को बी सेल्स भी कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट पूरा लिखा है, बी लिम्फोसाइट सेल्स, इसी को बी सेल्स कहते हैं। प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आर यूज टू अटैक टू इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरसेज एंड टॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, डायबिटीज मेलिटस के नैदानिक प्रकटीकरण में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़िए अगर बाय द वे समझ में ना आ रहा हो आपको। ठीक है, हाँ, कि हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, मौसम भी ख़राब नहीं है, इस वजह से भी आपको नहीं समझ में आ सकता क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लेना आप क्वेश्चन को। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस एक्सेप्ट। बताइए भाई, डायबिटीज मेलिटस का मैनिफेस्टेशन नहीं है, क्लिनिकल फीचर नहीं है, क्लिनिकल फीचर नहीं है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, मतलब डीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, डीएम कहा जाता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस पढ़ा जाता है, इसे डी फॉर डायबिटीज, एम फॉर मेलिटस। ओके, डायबिटीज मेलिटस के नैदानिक प्रकटीकरण में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। ऑल द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस एक्सेप्ट। बताइए भाई, एक चीज़ डायबिटीज मेलिटस में नहीं देखी जाती, बाकी सभी चीज़ें देखी जाती हैं, जितने भी पॉइंट हैं सभी देखे जाते हैं। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका फीचर्स नहीं है, डायबिटीज मेलिटस में ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। हाइपरग्लाइसीमिया, शक्कर की मात्रा, चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में ज़्यादा पाई जाती है, इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। पॉलीयूरिया, मूत्र विसर्जन आप ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट लिखा है ग्लाइकोसूरिया, इसका मतलब है ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो आपके ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। चीनी, शक्कर का लेवल, जिसे आप ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, इन सभी का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। मूत्र विसर्जन की मात्रा भी आप लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर प्रतिभा है,
ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। लेकिन डायबिटीज मेलिटस में ये दिक्कत होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, मतलब ये चीज़ नहीं देखी जाती, ये चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। और डायबिटीज जिनको होगा जाहिर सी बात है हाइपरग्लाइसीमिया देखी जाएगी। क्या है हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि वो या शुगर लेवल बढ़ जाता है। पॉलीयूरिया, मूत्र यूरिन की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज होती है, बार बार यूरिन आपको लगता है कि बार बार आप यूरिन त्याग करने की इच्छा होती है। ग्लाइकोशूरिया, ग्लूकोज लेवल क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देखा जाता। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये लिखा है बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश की एक परीक्षा में सीएचओ की, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हमने लिया है एम्स से और डीएसएसबी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा, कौन बताएगा इसका राइट आंसर। बीएमआई का फार्मूला क्या होता है, अगर हिम्मत है तो बता के दिखाओ आंसर क्या होगा। बीएमआई का फार्मूला क्या होता है, बीएमआई का कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीएमआई का फार्मूला देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बीएमआई का ये होता है, हाँ, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया था 2019 में, जीएमसीएच चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में पूछा गया था स्टाफ नर्स में, आरयूएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्जाम्स में 2014 में पूछा गया था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ नर्स में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश सीएचओ में भी ये क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वेट इन केजी अपान लिखा है, डंडा का मतलब होता है अपान, हाइट इन मीटर स्क्वायर। चलिए देख लीजिए बीएमआई का फार्मूला क्या होता है। बीएमआई का फार्मूला होता है वेट, वेट केजी में लिखना होगा। किस में लिखा जाएगा, वेट केजी में लिखा जाएगा। और आपकी जो हाइट होगी, हाइट, ठीक है, वो किस में होगी, मीटर स्क्वायर में। ये तरीका है लिखने का बीएमआई फार्मूला, ठीक है। बीएमआई इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, और इस तरह यही फार्मूला लगा के बीएमआई निकाला जाता है, ठीक है। वेट जो अगर किसी व्यक्ति का वेट जितना होगा, मान के चलो उसका वजन कितना है 50 किलो है, हाइट उसकी मीटर स्क्वायर में होगी, ये बात ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर। हाँ सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलना होता है। आप हमें बताना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर पाए जाते हैं, ठीक है, ये जरूर चीज़ बताना आप, नहीं फिर आप निकाल नहीं पाओगे बीएमआई। मेरे को तो लगता है सब लोग गड़बड़ा जाएंगे इसको बीएमआई निकालने में। देखो हम ये क्या करते हैं, यूनिट सेम करते हैं। यूनिट सेम करना जानते हो, फिजिक्स पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़े हो, पढ़ा होगा लेकिन कम पढ़ा होगा, समझे। चलो जैसे कि यहाँ पर अगर केजी में चीज़ होगी तो आपको यहाँ पर मीटर में लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका जो हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर उसकी हाइट है, मीटर स्क्वायर है लगा है, तो 1.5 मीटर को हम लोग 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 बार, समझ में ऐसा लिखेंगे बीएमआई। हाँ बीएमआई इक्वल टू ऐसा लिखेंगे। वेट बताया था 50 किलो है, हाइट उसकी कितनी है, हाँ हाइट उसकी कितनी है, 1.5 मीटर है, तो इसको लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार लिखा जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। जैसे ए स्क्वायर अगर आपने पढ़ा होगा तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, बी स्क्वायर का मतलब होता है बी इंटू बी। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर 50 लिखेंगे, नीचे से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो लगाएंगे, इससे भी डेसिमल, एक अंक के बाद बढ़ा दिया 15 बचा, यहाँ पर एक अंक के बाद बढ़ा दिया 15 बचा, तो 5000 ऊपर लिखा जाएगा, नीचे 15 हम कितने होते हैं, 225 होते हैं। कितने होते हैं, 225 से आप इसको डिवाइड करना, बीएमआई आप देख लेना कितना आया, ठीक है। बीएमआई आप लोग बताना, डिवाइड करके आप बताना कितना आया। अगर जितना भी आएगा, मेरी बात सुनो, जितना भी आएगा आप देख लेना वो अंडर वेट है, ओवर वेट है या ओपीज है, इस तरह से बीएमआई निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा प्रचलन में आने लगे हैं इस समय पर, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको कुछ गुणा भाग करना आता है कि नहीं आता, कि निठल्ले रहे हो, समझे, कि कॉपी करते रहे हो तुम लोग, वो हाई स्कूल तक मैथ पढ़े हो कि नहीं पढ़े वो चेक कर लेता है यहीं से, समझे। तो बीएमआई का फार्मूला आपको पता चल गया, डी वाला आंसर होगा, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन दे दें आपको, होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। बीएमआई निकालना है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका वेट कितना है, डब्ल्यू इक्वल टू वेट लिख रहे हैं, ठीक है। उसका वेट है मान के चलो 80, कितना है 80 केजी वेट है, लिख लो। एक फार्मूला है, बीएमआई निकाल के देना है आपको, ठीक है, नीचे देना,
हाँ, ये क्वेश्चन एम्स, पीजीआई, स्टाफ नर्स, एचओ, एएनएम सब में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति है, उसका बीएमआई 80 केजी है और उसका जो हाइट है, हाइट, ठीक है, हाँ, उसका जो हाइट है वो है 160 सेंटीमीटर। पहली बात तो 160 को आप मीटर में चेंज करके सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा, नहीं भी कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसका बीएमआई निकाल के दिखाओ। सारी चीज़ें आसान हैं और बीएमआई का फार्मूला जो मैंने आपको बताया है यही बीएमआई का फार्मूला है। वेट आपका लिखा जाएगा केजी में ऊपर, ठीक है। ग्राम में होता तो उसको हम डिवाइड करके, हम 1000 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइट नीचे लिखी जाएगी, हाइट स्क्वायर में होती है, मीटर स्क्वायर में, तो ऐसे करके लिखेंगे, ठीक, मीटर स्क्वायर में। सवाल को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और नीचे आंसर जरूर बताना, ठीक है। सभी के देखेंगे क्योंकि हम सभी के नाम जानते हैं, जितने स्टूडेंट डेली पढ़ते हैं, ठीक है, सभी के नाम जानते हैं ज़्यादातर। ये लिखा है बीएमआई इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द वेट इन किलो केजी बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि बीएमआई हम लोग वेट को ऊपर लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं मीटर स्क्वायर से, इससे बीएमआई निकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पीजीआई में पूछा गया है, रोहतक में। ये लिखा है संक्रमित व्यक्ति का दूसरे रोगी से अलग होना कहलाता है। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्शन पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज नोन एज। एक व्यक्ति संक्रमित है, उससे अलग रहना क्या कहलाएगा? एक व्यक्ति को दूसरे से अलग रखना क्या कहलाता है? बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताओ भैया आंसर। देखिए, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? पीजीआई में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आइसोलेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। आइसोलेट का मतलब होता है अलगाव। हिंदी में से हम लोग अलगाववादी कहेंगे। क्या कहेंगे? अलगाववादी। अलगाववादी, अलगाववादी का मतलब जानते हो? बहुत आपने सुना होगा, कहते कश्मीर वाले अलगाववादी हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश में अलगाववादी हैं, कुछ लोग केरला के अलगाववादी, ऐसे आपने शब्दावली सुनी होगी, समझे। अलगाववादी का मतलब है ये लोग अलग रहना चाहते हैं, समझे। ये एक अपने राज्य या अपने राज्य को देश बनाना चाहते हैं। इनकी एक अलग मांग होती है कि हमें अलग कर दिया जाए और हमारा जो राज्य है इसे देश में कन्वर्ट कर दिया जाए, कंट्री में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसलिए इसे अलगाववाद कहते हैं, ठीक है। अलग रहने को अलगाववाद कहते हैं। हम लोग इसे क्या करेंगे मेडिकल भाषा में? हम लोग अलगाववादी नहीं कहेंगे इसे, समझे। यह है कि अलगाववादी पेशेंट को अलग रखना, समझे। पेशेंट जैसे है, कोई संक्रमित है और दूसरा संक्रमित नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको अलगाव करेंगे। अलगाव का मतलब होता है अलग रखेंगे, अलगाव, आइसोलेट करेंगे, ठीक है। एक इसका और बहुत बीहड़ अर्थ होता है, इसका होता है हाँ सुनसान, विसर्जित, हाँ विसर्जित बोला जाता है, समझे। हाँ विरल। समझ में आ गई बात? संक्रमित व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, सेपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ द communicability of infected person from the other prevent or limited the direct indirect transmission of the infectious agent to susceptible host called isolation। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, ठीक है, कोई व्यक्ति संक्रमित है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फेक्शन से उसे बचाना है, ट्रांसमिशन को रोकना है, तो उसे आइसोलेशन कहा जाता है। उसे अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। 15 नंबर, भ्रूण के बाद फेटस में बदल जाता है। भ्रूण, हाँ भ्रूण कितने सप्ताह बाद फेटस में बदल जाता है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? भ्रूण कितने सप्ताह बाद फेटस में बदल जाता है? बताते रहिए अपने अपने आंसर क्या होगा। भ्रूण कितने सप्ताह बाद फेटस में बदल जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8 सप्ताह बाद भ्रूण फेटस में बदल जाता है। जो इम्बैरो होता है, इम्बैरो, हाँ इम्बैरो जिसे कहते हैं, इम्बैरो समझो पहले किसे कहते हैं। जीरो से लगा के 8 वीक का जो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी में, जब महिला गर्भवती होती है फीमेल, तो 0 से लगा के 8 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उसे इम्बैरो कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कमीशन ने, बहुत बार, कि इम्बैरो का आपको बताना है टाइम पीरियड कितना होता है, स्पान कितना होता है। स्पान की स्पेलिंग होती है SPAN, इसका मतलब होता है अवधि, टाइम पीरियड, समझे, वो कितना होता है। तो इम्बैरो 0 से 8 वीक तक कहलाता है, ठीक। और रही बात फेटस की, इसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, 8 वीक के बाद, ये लिखा है द इम्बैरो चेंज इनटू फेटस आफ्टर, इम्बैरो फेटस बन जाता है, बदल जाता है। तो 8 वीक के बाद भैया होता है ये सब काम, समझे। 8 वीक के बाद ये फेटस कहलाता है। और कब तक कहलाता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फेटस कब तक कहा जाएगा? तो फेटस कहा जाएगा 8 से लेके 39-40 वीक तक,
37 मान सकते हो। 37 क्या है, मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक फेटस कहलाता है। 8 सप्ताह से लगाकर 39-40 सप्ताह तक का बालक ये फेटस कहलाएगा। एकदम सही बात है, समझे। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक फेटस कहलाता है, 8 से लेके 39-40 तक। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे लिखा है ये लिखा है डॉक्टर मरीज को 10 ml औषधि देने का आदेश देता है, नर्स मरीज को कितने टीस्पून देगी? बताइए भाई, बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर इसका। द डॉक्टर गिव्स 10 ml टू अ पेशेंट ऑर्डर टू गिव मेडिसिन। डॉक्टर है, एक नर्स को कहता है, नर्स से कहता है कि तुमको 10 ml दवा देनी है इस मरीज को, तो आपको ये बताना है कितने चाय वाले चम्मच वो पिलाएगी, नर्स को कितने चाय वाले चम्मच देगी, समझे। आपको ये बताना है कि कितने चाय वाले चम्मच देगी। 10 ml डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 ml दे देना, समझे। तो आपको ये बताना है कि कितने चाय वाले चम्मच पिलाएगी वो। एक जो चाय वाला चम्मच होता है, आपको इतना पता होना चाहिए, जो एक चाय वाला चम्मच होता है वो कितने ml के बराबर होता है? वो 5 ml के बराबर होता है। तो कितने पिलाएगी? 2 पिलाएगी भाई, 2 चम्मच पिलाएगी। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 1 टीस्पून जो होता है ना, एक जो चाय वाला चम्मच होता है वो कितने के बराबर होता है? वो 5 ml के बराबर होता है। तो 2 कितने के होंगे? तो 10 ml के बराबर होंगे। तो 10 ml वाली पूरी दवा पिला देगी नर्स। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन 20 द राइट आंसर। ये लिखा है टीस्पून 5 ml के बराबर होता है, जो 1 टीस्पून होता है। आप हमें कमेंट करके बताओ, कमेंटवा करके, ठीक है, आप हमें कमेंटवा करके बताओ कि जो 1 टेबल स्पून होता है, जो 1 टेबल स्पून होता है ये कितने के बराबर होता है? कमेंटवा करके बताओ भाई, 1 टेबल स्पून ये कितने ml के बराबर होता है? ठीक है, सभी को बताना है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्थानिक रोग है, एंडेमिक डिजीज़। बताना है आपको एंडेमिक डिजीज़ इनमें से कौन सी है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? हाँ, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी सबरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी लिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, आइसोलेशन का मतलब होता है निर्जनतम, समझे, निर्जन। आइसोलेशन का मतलब पता है क्या होता है? निर्जन। हिंदी में आ गया मेरे को ध्यान। आइसोलेशन का मतलब होता है हिंदी में, अगर बहुत मतलब बीहड़ वाली हिंदी की बात की जाए, मतलब ज़्यादा शुद्ध हिंदी, तो इसको कहते हैं निर्जन। क्या कहते हैं? निर्जन। ऐसी जगह जहाँ पर कोई जन ना हो, ऐसी जगह जहाँ पर कोई जन ना हो। जन मतलब होता है लोग। कुछ लोग जैसे वेस्ट बंगाल है और भी कई लोगों को कहते कितने जन थे वहाँ पर, समझे। तो इसका मतलब कितने लोग थे, हाउ मेनी पीपल आर देयर, समझे, कितने लोग थे वहाँ पर, इसी को कहा जाता है निर्जन। आइसोलेशन का मतलब क्या होगा? अलगाव तो होता ही होता है। निर्जन कहा जाता है हिंदी में, निर्जन। निर्जन का मतलब होता है निर्धन जन, समझे, जहाँ पर कोई ना हो, समझे। हाँ, कोई भी ना हो, एक भी जन ना हो। कितने जन हैं? एक भी जन ना हो, इसी को निर्जन कहा जाता है, समझे। हाँ, समझ में आई बात। यही थी हिंदी इसकी। एंडेमिक डिसीज है, इसे ग्वाइटर कहेंगे आप, सॉरी, हाँ, घेंघा, समझे, घेंघा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, घेंघा इसका राइट आंसर होगा, घेंघा। ठीक है, ग्वाइटर कहा जाता है। स्थानिक रोग है, ये एंडेमिक है। अब ये यार एंडेमिक है तो कहाँ है? जैसे कि हिमालयी क्षेत्र होते हैं, कहाँ पर? हिमालय, जो हिमालय वाले क्षेत्र होते हैं ना, हिमालय रीजन में, जैसे यूके हो गया, जैसे कश्मीर का लद्दाख वाला एरिया हो गया, इन लोगों में ग्वाइटर पाया जाता है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया होता है या नेपाल के जो पहाड़ी लोग हैं उनमें ग्वाइटर पाया जाता है। ठीक है, एंडेमिक डिसीज है ग्वाइटर। तो ये एक स्पेशल एरिया में, ये वहाँ से कम नहीं होती और वही बनी रहती है। अब ये ऐसी तो है नहीं कि एक से दूसरे में चली गई। ठीक है, और पता चला उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया में तो उत्तराखंड में आ गई, समझे, यहाँ की सरकार आने नहीं देगी, समझे। ये एक स्पेशल पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती बीमारी हैं, उन्हें एंडेमिक कहा जाता है। एंडेमिक टर्म इज यूज्ड टू रिफर टू अ डिजीज दैट अकर द कंटिन्यूसली और विथ अ स्टेबल बेस लाइन इंसिडेंस कॉन्स्टेंट पर्सनस विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर ये बताया जा रहा है एंडेमिक जो बीमारी होती है इसके कंटिन्यूस केस हमेशा उसी जगह पर रहते हैं और लगातार पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी जो बेस लाइन है उसी स्पेशल एरिया में पाई जाती है या उन्हीं लोगों में पाई जाती है। तो इसे हम लोग ग्वाइटर कहेंगे कि ये एंडेमिक का एग्जाम्पल जो है वो ग्वाइटर डिसीज है, समझे। इसमें क्या होती है ग्वाइटर में कि गर्दन वगैरह इनकी फूल जाती है, ऐसा लगता है कि नारियल का खोखला लिए है, समझे। हाँ, ये जो नरी है ना, नेक, गर्दन,
गर्दन में क्या ऐसा लटक जाता है, इतना बड़ा लटक जाता है, समझे। एक आध स्वेल कर जाती, स्वेलिंग कर जाती बहुत भयंकर, ऐसा लगता है यहाँ पर नारियल भरा है पूरा, तो इस तरह से हो जाता है, इसको ग्वाइटर कहा जाता है, समझे, अगर आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, नेजल कैनुला में ऑक्सीजन प्रवाह की दर कितनी होती है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द रेट ऑफ ऑक्सीजन फ्लो इन द नसल कैनुला? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द रेट ऑफ द ऑक्सीजन फ्लो इन नसल कैनुला? नसल कैनुला में ऑक्सीजन प्रवाह की दर कितनी होती है? नसल कैनुला में, नसल कैनुला में ऑक्सीजन जो प्रवाह की दर होती है 1 से 4 लीटर होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। नसल कैनुला का मतलब होता है नाक से जो दिया जाता है ऑक्सीजन का रेट, ठीक है, वो 1 से 4 लीटर होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, संचारी रोग के रोगी की देखभाल में महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? विच ऑफ दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर फॉर अ पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको बताना है। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? विच इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिसीज? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को कम्युनिकेबल डिसीज है? इस क्वेश्चन का जो बेहतर आंसर होगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसको भी हम लोग कहेंगे निर्जन। क्या कहेंगे? निर्जन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव, और निर्जन बात वही है, ठीक है, अलगाव, समझे। और वहाँ के अगर लोग ऐसा चाहते हो तो वादी लगा देते हैं, अलगाव वादी कह देते हैं, समझे, अलगाव, हाँ अलगाव कहेंगे, ठीक है। आइसोलेट कर दिया जाता है, उन्हें अलग रखा जाता है, इसी को अलगाव कहा जाता है। ऑप्शन 20 द राइट आंसर। अगर कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट करना हो एक से दूसरे में ना फैले तो हम लोग उसे आइसोलेट कर देंगे, यही बढ़िया उपाय है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, आइसोलेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवजात के लिए प्रयुक्त इंट्रावेनस कैनुला साइज है, आपको बताना है कौन सी है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैनुला यूज फॉर द न्यू बॉर्न? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताते रहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो राइट आंसर है इंट्रावेनस कैनुला, जो नवजात शिशु में न्यूबॉर्न में इस्तेमाल करते हैं, वो 24 होता है इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 24 गेज होता है। क्या होता है? 24 गेज, इसी को हम लोग गेज पढ़ते हैं, ठीक है। 24 ऐसे लिखा जाता है, 24 गेज, 24G लिखा जाता है। नवजात शिशु के लिए इंट्रावेनस कैनुला का साइज कितना होता है? 24 गेज का होता है, 24 गेज का, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इनमें से एक ऐसा लिखा है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला इस्तेमाल करते हैं? ये क्वेश्चन यार बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, समझे। तो बताओ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रक्त आदान के लिए कौन सा कैनुला इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप बताइए जो 24 गेज वाला जो हम लोग इस्तेमाल करें न्यूबॉर्न के लिए, इसका कलर कैसा होता है? ये भी कई बार पूछा गया। 24 गेज जो न्यूबॉर्न को दिया जाता है कैनुला, इसका कलर कैसा होता है? आप कैसा समझोगे? पीला होता है, करिया होता है, उजर होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो भी आपको लगे आप ज़रूर बताइए। आपको लगता है इसके कलर एक से ज़्यादा है तो अपनी बात ज़रूर रखना, ठीक है। अपनी बात रखने में कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, ठीक है। अपनी बात ज़रूर रखना, लेकिन जितने भी पॉइंट बताए हैं अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, वयस्कों के लिए सर्वोत्तम अनुशंसित बीएमआई है, बेस्ट रिकमेंडेड बीएमआई फॉर एडल्ट। वयस्क व्यक्ति के लिए, एक एडल्ट के लिए बीएमआई का स्तर होगा। देखो एग्जाम्स में भरभरा के क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। बेस्ट रिकमेंडेड बीएमआई फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए रिकमेंडेड बीएमआई बताना है आपको, वयस्क के लिए अनुशंसित बीएमआई है। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एडल्ट के लिए पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 20 से लेके 25, ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ये एडल्ट के लिए होगा बीएमआई। 20 से अगर 25 उसका बीएमआई निकलता है तो समझो कि वो बंदा ठीक है, ठीक है, लड़का हो या लड़की वो ठीक है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। बहरहाल नॉर्मल के लिए नीचे तो हम बात ही करेंगे, क्वेश्चन लिए गए हैं, नॉर्मल के बारे में और समझेंगे कि नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, नीचे बात करेंगे, ठीक। और आप बताते जाओ साथ साथ में कि नॉर्मल बीएमआई कितना होता है। जब क्वेश्चन आ गया है होठों पर तो आंसर देने से बिल्कुल भी ना चूको। 22 नंबर पढ़ो क्वेश्चन, ग्लासगो कॉमा स्केल का कुल स्कोर कितना होता है?
ग्लासगो कामा स्किल का कुल स्कोर कितना होता है? व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑन द ग्लासगो कामा स्किल? ये हमारी आस्था और विश्वास दोनों है। अगर आप हमारे जीएस इंडिया के पूरे वीडियो देख लो ना, अगर पूरे वीडियो देख लेते हो ना, तो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, वो नर्सिंग ऑफिसर ए ग्रेड का हो, बी ग्रेड का हो, सी ग्रेड का हो, सीएचओ का हो, एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्जाम हो, डीएसएसबी हो, ईएसआईसी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, समझे? कसम भगवान की कह रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। सर्दी के समय कसम ना खाता मैं, समझे? अगर आप जीएस इंडिया के पूरे वीडियो देख लो, पूरे वीडियो मान लो देख लो तो देख लो अच्छी तरीके से, नहीं देख पाते तो कम से कम 50% देख डालो। जितने भी वीडियो पढ़ें, 50% जीएस इंडिया में जितने वीडियो पढ़ें, 50% देख दिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपका सिलेक्शन होने से। और वीडियो को मान लो ज़्यादा स्किप करके नहीं देखना है, समझे? क्योंकि डिटेल में बहुत चीज़ें बताते हैं, जिससे आपका बेसिक वगैरह से कंप्लीट हो जाता है, समझे? क्वेश्चन नंबर है ये 22, ये लिखा है ग्लासगो कामा स्किल का कुल स्कोर कितना होता है? तो 15 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्लासगो कामा स्किल कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को इंजरी लग जाती है, चोट वगैरह हो जाता है, ठीक है? इसमें देख लो कुछ पॉइंट लिए गए। टोटल कामा जो स्कूल होता है, स्कोर सॉरी, जी ग्लासगो कामा स्किल, इसका वैल्यू 3 से 15 के बीच में होता है। जो 3 वैल्यू होता है ये सबसे खराब माना जाता है, 15 सबसे हाईएस्ट होता है, ये बेस्ट माना जाता है। इसका मतलब होता है चोट का कोई असर नहीं पड़ा, आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम कर रहा है, समझे? आपका दिमाग दुरुस्त है। हाँ, कहते लोग नहीं कहते, हमें लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझे? तो उसका मतलब आप ये समझो कि उनका जो बीएमआई स्कोर, सॉरी बीएमआई नहीं, इसमें जो ग्लासगो कामा स्किल है वो 3, 4, 5, 8 के आसपास टहल रहा है, समझे? हाँ, जिनका दिमाग खराब हो जाता, कहते हैं हमें लगता है तुम्हारा कुछ इलाज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें लोग उल्टा भी बोलते हैं, समझे? और जिन लोगों को चोट लग जाती है, इंजरी वगैरह लग जाता है, ठीक है, उनमें देखा जाता है कि इनका दिमाग वगैरह सही से चल रहा है, कि कोमा की स्थिति में तो नहीं है, भूले तो नहीं कुछ। कुछ लोग अपना दिमाग जैसे चला जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो लोग अपना पहला प्यार भूल जाते हैं, पिछला प्यार, सॉरी, हाँ पहला प्यार समझो चाहे पिछला प्यार, समझे? बहुत से लोगों को मैंने देखा, कई पिक्चरें हमने देखी, कई पिक्चरें देखी, अपनी पुरानी बातें भूल जाते, पहला प्यार बिल्कुल भूल जाते, उनको मतलब ही नहीं होता। कई मूवी हमने देखी हैं, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 23। आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स की गणना किस डेटा से की जाती है? बताइए भाई, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर बीएमआई की जो गणना करते हैं किस डेटा के आधार पर करेंगे? यूजुअली फ्रॉम विच डाटा इज द बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटेड? क्वेश्चन नंबर है 23। 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर, 23 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर है, हाँ, किस आधार पर करेंगे? पर्सन का वेट एंड हाइट के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बीएमआई का जो सामान्य रूप से हम लोग बीएमआई में क्या चीज़ देखते हैं भैया? हम लोग यही तो निकालते हैं बीएमआई में, क्या चीज़ देखते हैं? वेट देख लेते हैं, केजी में उसका वेट होना चाहिए, वेट देखते हैं, और हाइट देख लेते हैं। तो यही बात तो पूछी गई थी यहाँ पर, वेट एंड हाइट के आधार पर देखते हैं, समझे? और ऑप्शन ए में लिखा था अकेले वेट, एलॉन का मतलब क्या होता है? अकेले, अलॉन, ओके, अकेले वेट, गलत बात भाई। ये ऑप्शन भी ये लिखा है पर्सन हाइट एलॉन, गंदी बात, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बेसल मेटाबॉलिक रेट, गलत बात, ठीक है। ये अच्छी बात लिखी है पर्सन वेट एंड हाइट, ठीक है। पर्सन के वेट और हाइट के आधार पर हम लोग बीएमआई का गणना करते हैं, क्योंकि बीएमआई का हमने जो आपको अभी फार्मूला बताया, सूत्र बोला जाता है, इसे सूत्र कहते हैं, समझे? तो हिंदी में इसे सूत्र कहते हैं। तो ये जो वेट होगा ये केजी में होगा, हाइट किस में होगी? आपकी मीटर स्क्वायर में हाइट नापी जाती है। मीटर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं, मीटर ऐसे लिख दिया, स्क्वायर ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, जिन लोगों को स्क्वायर पढ़ना ना है वो आप लोग 2 बोलो उसको, ठीक है। मीटर या हाइट के ऊपर 2 लगा है, समझे? उड़ता हुआ 2। चलिए देखिए, अच्छा नेक्स्ट, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इज द पर्सन वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, ठीक है। ये बता दे रहा है हाइट जो होगी आपकी मीटर में होगी, और उसी से हम आपको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ये लिखा है, यहाँ पर फिल करना था आपको, से अधिक तापमान को बुखार के रूप में परिभाषित किया। कितने से अगर ज़्यादा तापमान हो जाए आपके बॉडी का तो कहा जाता है बुखार आ गया है तुमको, समझे? कहा जाता है बुखार आ गया आपको। कितने से अगर ज़्यादा तापमान हो जाए, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? कितने से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए आपकी बॉडी का तो कहा जाता है आपको बुखार आ गया है, गर्मी दे के आ गया। बताइए भाई, सर्दी दे के एक बुखार आता है, और एक होता है जब आपको बहुत पसीना पसीना हो जाते हो आप, समझे? एक उस तरह का बुखार आता है, बॉडी आपका खूब जलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसे फीवर के रूप में कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी अगर
36 के नीचे चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है, तो कहा जाता है जूड़ी दही के आ रहा है, सर्दी दही के, समझे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये इतने से 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसको बुखार कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर बताइए। लिखा है एक वयस्क में CPR करते समय चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन में अनुपात होना चाहिए, ठीक है। ये CPR में पूछा जा रहा है आपसे, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन अनुपात कितना होगा, कितनी बार आप मुंह में मुंह लगा के वो करोगे, समझ रहे हो, समझ गए होगे। 25 नंबर बताओ। अगर CPR तो कई बार पढ़ाया आप लोगों को, इमेज दिखा के पढ़ाइए। While doing CPR in adult, the ratio between chest compression and ventilation should be, वेंटिलेशन होना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो या अनुपात होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो अनुपात का आंसर होगा 30:2 होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, छाती को दबाएंगे 30 बार और मुंह से सांस देंगे, ठीक है। वेंटिलेशन का मतलब है हवा देंगे, वेंटिलेशन करेंगे, वी लिखा है, और ये हम लोग 2 बार करते हैं, तो 30:2 पढ़ा जाएगा इसे, ठीक है। 30 बार जल्दी जल्दी छाती को प्रेस करेंगे जिधर हृदय होगा, दूसरी तरफ ना दबा के चला देना, समझे, क्योंकि तुम लोग दबाने में बहुत माहिर हो। जैसे ये छाती है आपकी, ठीक है, तो जिधर आपका हृदय पाया जाएगा, मान के चलो हृदय आपका ये सिट्यूटेड है यहाँ पर, तो इस तरफ दबाना, ये ना दबा देना आप, समझे, इधर नहीं दबाना, आपको इधर प्रेस करना है, और आराम आराम नहीं करना, समझे, जल्दी 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 ऐसे इंटरलॉक कर लेना है अपने हाथ को। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं हम, ठीक है, पूछ रहे हैं, ये समझो आप लोग, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे कि इंटरलॉकिंग किया जाता है हाथ को, ठीक है, 30 और 2 का रेशियो होता है, कितना होता है, 30:2 होता है चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो। आपको बताना है अगर हाथ को इंटरलॉक करके छाती को प्रेस करेंगे तो कितने इंच करेंगे, बताइए कितने इंच किया जाएगा, या आप ये बताएंगे या सेंटीमीटर में भी बता सकते हो, हम मान लेंगे आपका आंसर कि आपको आता है कुछ, ठीक है। आप बताइए कितने इंच दबाएंगे, आप हमें ये बताइए कि कितने इंच दबाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर दें क्या, एक आप बताओ एडल्ट के लिए, एडल्ट की छाती को कितना दबाएंगे, CPR करते समय एडल्ट की छाती को कितना प्रेस करेंगे हृदय के ऊपर, और एक बताओ इन्फेंट की छाती को कितना प्रेस करेंगे, दूसरा बताओ चिल्ड्रंस या चाइल्ड की छाती को कितना प्रेस करेंगे। तीनों का बताओ तो जाने तुमको आता है कुछ, समझे। ये पॉइंट तीनों के तीनों परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एडल्ट की छाती को कितना प्रेस करेंगे, शिशु की छाती को कैसे प्रेस करेंगे और कितना करेंगे, चाइल्ड या चिल्ड्रंस की छाती को कितना प्रेस करेंगे। जरूर बताओ अपने अपने आंसर, ठीक है, कमेंट में हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। नहीं दिए रिप्लाई तो आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बताएंगे, ठीक। बहुत बार पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए, ये 26, एनिमा देने के लिए गूदा से एनिमा केन की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, बताइए भाई। गूदा का मतलब यहाँ पर एनस लिया गया, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द एनिमा कैन द पल्प टू गिव द एनिमा, ठीक है, बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, 26 का इसका राइट आंसर जो है सब लोग जानते हैं 45 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है 18 इंचेज, कहेंगे अगर इंच में बात करेंगे तो 18 इंचेज होगा। ये 46 सेंटीमीटर के आसपास होगा या 45 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखोगे। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन ये, रक्त आधान 27 नंबर पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है। रक्त आधान करने से पहले एक नर्स को तारीख संग्रह का समय नोट करना चाहिए कि कब इसे कलेक्ट किया गया था। रक्त आधान मतलब ब्लड, ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि पैक हुई RBC लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं को इतने दिन तक रिस्टोर कर सकते हैं। बताइए भाई 27 का आंसर क्या होगा। नर्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है कब लिया गया है, तारीख क्या है, ब्लड संग्रह का समय क्या है, और जो RBC का जो जीवन काल है, या सॉरी RBC का स्टोरेज टाइम पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, रिस्टोरिंग पावर है वो कितने दिन की होती है, ये पॉइंट पूछा जा रहा है, कितने समय की होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 45 दिन। ये कमीशन ने आंसर मार्क किया है 45 दिन। अगर बाय द वे 42 दिन लिखा हो तो ये भी आंसर सही होगा आपका, 42 दिन भी आपका आंसर सही माना जाएगा। बहरहाल ऑप्शन में लिखा है 45 आपका आंसर सही माना जाएगा। जो RBC को रिस्टोर किया जा सकता है वो 45 दिन तक, ठीक है, 45 दिन तक किया जा सकता है। क्वेश्चन है 28, मधुमेह मिलिटस के लक्षणों में शामिल है। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस इंक्लूड, डायबिटीज मिलिटस के सिम्टम्स में शामिल है। 28 नंबर का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का बताओ भाई आंसर।
सभी लोग अपने अपने आंसर बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का, मधुमेह मेलिटस के लक्षणों में शामिल है। सिम्टम्स क्या होंगे डायबिटीज मेलिटस के? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ जाती है, बहुत भूख लगती है बार बार। जिन लोगों को डायबिटीज मेलिटस होता है ना, तो कभी नमक के साथ रोटी, कभी चीनी के साथ रोटी, तो कभी गुड़ के साथ रोटी खाते हैं लोग, समझे, कभी चटनी के साथ, मतलब खाते ही रहते, बहुत इनको भूख लगती है, बार बार भूख लगती है। इंक्रीज एपेटाइट, ये आंसर इसका होगा डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को काम करने के बाद भी भूख लगती है, जो लोग साथ ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, खेतों में या घरों में कुछ भी काम करते हैं, तो आप उनसे भोजन करने वाला ना छीने, ठीक है। आप उनको ये मत समझें कि उनको डायबिटीज़ है, हो सकता है वो लोग काम ज़्यादा करते हों। सामान्य रूप से जो लोग पड़े रहते हैं घर में, निठल्ले होते हैं, ठीक है, ज़्यादा रोटियां तोड़ते हैं, समझे, किसी न किसी प्रकार से बस बहाना चाहिए बार बार खाने का, तो डायबिटीज़ मिलिटस के शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग, या होते हैं। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर है ये आपकी स्क्रीन पर 29, कैरोटिड पल्स की जांच कितने समय तक करनी चाहिए? फॉर हाउ लॉन्ग शुड द कैरोटिड पल्स बी चेक्ड? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर भाई क्या होगा? 29 का कैरोटिड पल्स की जांच कितने समय तक करनी चाहिए? एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप हमें बताओ कि कैरोटिड पल्स कहाँ पर पाई जाती है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, या आपके शरीर के किसी ऑर्गन्स में कैरोटिड पल्स कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखो, कैरोटिड पल्स कहाँ पाई जाती है, ये आपके लिए क्वेश्चन हमने पूछा। कैरोटिड पल्स की जांच कितने समय तक करनी चाहिए? तो 5 से 10 सेकेंड तक करनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं, टू चेक योर पल्स ओवर द कैरोटिड। हाँ, नेक्स्ट लिखा है, प्लेस योर इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ऑन योर नेक टू साइड ऑफ द योर विंड पाइप्स। ठीक है, आपके अपने गर्दन के बगल में विंड पाइप को टच करके वहाँ पर देख लेते हैं आप 5 से 10 सेकेंड तक। ओके, क्वेश्चन नंबर है 30, तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए पल्स दर से बढ़ती है। अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, ठीक है, तो उसमें आपकी बीट्स या पल्स रेट बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कितनी पल्स रेट बढ़ेगी आपकी? बताओ भाई, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो हो सकता है वो बताओ, संभावित आंसर, कि हाँ आपको लगता है कि ये हो सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पूछा गया क्वेश्चन है 10 बीट्स बढ़ जाती हैं पर मिनट में। ठीक है, जो पल्स रेट होगी 10 बढ़ जाएगी आपकी। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, गर्मी अगर बढ़ जाए 1 डिग्री सेल्सियस, और आपके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो बीट आपकी 10 बीट पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट मेंशन किए गए हैं, लिखा है फॉर एवरी डिग्री द बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर राइजेज आफ्टर हार्ट बीट अबाउट द 10 बीट पर मिनट फास्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, तो हार्ट बीट आपकी 10 बीट पर मिनट के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट लिखा है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर रोज बाय द 1 डिग्री सेल्सियस द हार्ट रेट इंक्रीज ऑन द एवरेज ऑफ द 8.5 बीट्स पर मिनट। 8.5 बीट्स के हिसाब से ये बढ़ेगा एवरेज, और एग्जैक्ट आंसर इस तरह ध्यान सकते हो, 10 बीट के आसपास बढ़ जाएगा हर एक मिनट में। ठीक है, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 31 नंबर डी के, अबे यार DKA में इलेक्ट्रोलाइट को बदलने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स नीड्स पड़ती है हमको टू बी रिप्लेस्ड इन DKA में, ठीक है, रिप्लेस करने में। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। DKA कौन है? डाकू? नहीं भाई, डाकू वगैरह नहीं है, देख लीजिए क्या होता है। DKA के बारे में अभी बात करेंगे। इससे हम लोग डायबिटिक केटोएसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज केटोएसिडोसिस कहते हैं इसको। DKA पढ़ा जाता है, ये जो लिखा है नीचे। ड्यूरिंग DKA देयर मे बी रैपिड शिफ्ट इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। DKA में क्या रिप्लेस किया जाता है? पोटेशियम आयंस के कंसंट्रेशन को रिप्लेस किया जाता है। समझ में आई बात? क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर है 32 आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन। ये लिखा है, इंसुलिन का सर्वाधिक तीव्र अवशोषण होता है। द मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलिन अकर्स इन। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो भी आपको लगे कि ये हो सकता है वो बताइए आप।
इंसुलिन का सर्वाधिक तीव्र अवशोषण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग लगभग दे देंगे और ये क्वेश्चन DSSB, ESIC, एम्स, स्टाफ नर्स बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। इंसुलिन ANM वगैरह में भी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन का सर्वाधिक जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो आपके पेट में होता है, ठीक है। पेट में, आपके एब्डोमिन में होता है। इसीलिए जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं कहाँ लगाए जाते हैं? आपके ये एब्डोमिनल एरिया में लगाए जाते हैं। कहाँ पर? आपके एब्डोमिनल वाले एरिया में लगाए जाते हैं। समझ में आई बात आपको? हाँ, जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ लगाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा कि आपके एब्डोमिन में लगाए जाते हैं। आपको बताना है इंसुलिन इंजेक्शन लगाने का रूट क्या है। इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। हाँ, इंसुलिन इंजेक्शन लगाने का रूट क्या है? अगर इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं तो किस रूट के माध्यम से लगाते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक और है आपके लिए कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आपको उस धातु का नाम बताना है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, तांबा, पीतल, लोहा, स्टील, कांच, क्या पाया जाता है? ये आपको बताना है इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो आपको पढ़ा दिए गए, करा दिए गए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि डेली आपको क्लासेज इसी में मिलेंगी और इसमें बड़ी क्लासेज आपको दी जाएंगी। बेसिक से पढ़ाया जाएगा, छोटे लेवल से लेके अपर लेवल तक। कोई भी छोटी से लगा के आपकी अपर लेवल तक की कोई भी परीक्षा हो, ANM से, JNM से लगा के, स्टाफ नर्स से लगा के आपकी नर्सिंग ऑफिसर, एम्स, PGI, एम्स, DSSB नर्सिंग, रेलवे नर्सिंग, ESIC नर्सिंग एग्जाम्स, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया के, त्रिपुरा से लगा के गुजरात तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश से लगा के लास्ट तक एकदम पूरे, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, सभी राज्यों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ऑल नर्सिंग एग्जाम्स, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास से लेना चाहते हैं GS इंडिया में, वो लोग इस नंबर पर संपर्क करेंगे 6306782918, ओके। अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो भी स्टूडेंट PGI की क्लास लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, नए बैचेज हम खिचड़ी के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं, खिचड़ी के आसपास, समझे। मकर संक्रांति के आसपास हम नए बैचेज का शुभारंभ करेंगे, मकर संक्रांति वाले दिन, ठीक है। तो नए बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग PGI की ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं वो लोग इस नंबर पर संपर्क करेंगे 6306782918। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पॉइंट और क्लासेज वगैरह अच्छी लगी होंगी, ठीक है। आपको कितना अच्छी लगी ये ज़रूर बताना पैमाना आप, और जितने क्वेश्चन हमने आपसे पूछे उनके आंसर आप बताने के ज़रूर प्रयास करना। अगर आपको ना आए तो आप गलत सलत जो भी आपको लगे, ठीक है, तो आप बताने का प्रयास करना, ठीक है। अगर ऐसा ना लगे तो देखो आपके भाई लोग आंसर बताएंगे नीचे, ठीक है। उनके आंसर कॉपी करके कम से कम लिखने का प्रयास करना। इससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी जाएगी, जिज्ञासा होगी, कि आपके अंदर जो कॉपी करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, समझे। हाँ, मतलब फॉलो करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप सफलता पा जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक दूसरे को फॉलो करते रहे आप, आने वाले टाइम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। जितना भी प्रोडक्ट पढ़ाया गया सभी A1 क्वालिटी का था, सभी अच्छा प्रोडक्ट था, ठीक है। हाँ, इनका आप रिविजन कीजिए, दोबारा तिबारा पढ़ लीजिए, आनंद आएगा और आपका ज्ञानवर्धन होगा, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जो भी पॉइंट बाय द वे समझ में ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप बेहिचक अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके। और मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर्स, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय, सी यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको हमेशा क्लासेज मिलती रहेंगी, तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पहले चैनल्स में एक स्ट्राइक आया हुआ था, ठीक है। इसलिए इस चैनल्स में मोस्टली सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, बाय बाय, सी यू, जय हिंद। ओके, बाय, सी यू।